नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान किया है। चलिए हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या और इसमें लोग कैसे फंसते हैं और फंसने के बाद वो अपना सब कुछ कैसे खो देते हैं। जब पूरी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उस समय चोरियां घरों में घुस कर की जाती थी और लोगों को कहीं से भी किडनैप कर लेते थे और उसे फिरौती की मांग करते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और उसी स्पीड से क्राइम में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग होना शुरू हो गया और जैसे ही इंटरनेट का दुनिया आया तो उस समय ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम जैसे आपराधिक के मामलाएं सामने आने लगी। मतलब साफ है, दुनिया जिस तरह टेक्नोलॉजी की हेल्प से काफी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही है। कभी दुनिया में 1G था, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G, फिर 4G से 5G लॉन्च हुआ। उसी प्रकार क्राइम की भी दुनिया में क्रिमिनल्स भी काफी हाई स्पीड से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं। आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके अकाउंट से आपके परमिशन के बिना पैसे निकल जाते हैं, आपके परमिशन के बिना आपका फोटो क्लिक कर लिया जाता है, आपका वीडियो बन जाता है। आप जो डेटा सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं वो डेटा पूरी तरह से लीक हो जाता है और उसका मिसयूज होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब साफ है, दुनिया जिस स्पीड से मॉडर्न होती जा रही है उसी स्पीड से क्रिमिनल्स भी अपने मेथड्स में काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं। उन्हीं मॉडर्न में से एक तरीका उनका अभी सामने आया है, वो है डिजिटल अरेस्ट का। अभी एक डेटा सामने आया है, उस डेटा में यह बात साफ है कि लगभग 120 करोड़ रुपए वो लोगों के डराकर अभी तक निकलवा चुके हैं। जनरली पुलिस किसी को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर जाती है, फिर प्रॉपर बात होने के बाद, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो किसी को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिजिटल अरेस्ट में इंसान अपने घर के ही अंदर इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली अरेस्ट हो जाता है। चलिए हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट एक ऑनलाइन स्कैम है जिसमें स्कैमर्स विक्टिम्स को डराकर उससे पैसे की मांग करता है। स्कैमर्स विक्टिम को एसएमएस के थ्रू पहले अप्रोच करता है और उसे अप्रोच करने के बाद उनसे वो झूठा कानूनी आरोप लगाता है जिससे वो विक्टिम्स डर सके। एक बार जब कोई विक्टिम डर जाता है तो उस डर का फायदा उठाता है वो स्कैमर्स लोग। स्कैमर्स लोग उसे इस प्रकार डराता है, उसे इतना डराता है, उसके सामने ऐसे कानूनी आरोप लगाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सच में उस तरह से किसी तरह से इन्वॉल्व है और उसके बाद वो स्कैमर्स उनके ऊपर पैसे का डिमांड करने का मांग करता है। स्कैमर्स लोग विक्टिम के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए उनके ऊपर ऐसे कानूनी अप्रोच करते हैं जिससे विक्टिम्स काफी पूरी तरह से डर जाए और डरने के बाद वो उनसे आराम से अपना डिमांड रख सके और उनसे पैसे का मांग कर सके। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि स्कैमर्स विक्टिम्स को पहले एसएमएस के थ्रू अप्रोच करता है और एसएमएस के थ्रू अप्रोच करने के बाद उनसे कॉल पे कनेक्ट करता है। एक बार जब वो कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, कॉल पर कनेक्ट होने तो वो अपने आप को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे ऑफिसर को बुलाते हैं और फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वीडियो कॉल पर आ सकें। और वो वीडियो कॉल के लिए जैसे व्हाट्सएप, स्काइप जैसे एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। स्कैमर्स लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक बार जब कोई विक्टिम उसके वीडियो कॉल पर जुड़ जाए तो वो वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट ना करे। इसीलिए वो उसे ऐसे कानूनी दावपेच दिखाते हैं, उन्हें डिजिटल अरेस्ट वारंट तक दिखाते हैं ताकि विक्टिम्स काफी डर जाएं। कभी कभी विक्टिम्स को डराने के लिए उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जैसे ड्रग पैडलिंग हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, पोर्नोग्राफी हो। ऐसे सारे अपराध उनके ऊपर मोड़े जाते हैं कि आपके फोन नंबर, आपका आधार नंबर इन सब क्राइम्स में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग आपके ऊपर ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं। और इतना देखने के बाद कोई भी विक्टिम्स डर सकता है, आराम से कोई भी आदमी उसके झांसे में आ सकता है। और इतना ही नहीं, वो कभी कभी विक्टिम्स को कन्विंस करने के लिए अपने आसपास ऐसे माहौल क्रिएट करता है जैसे लगता है कि वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी हो, कोई पुलिस स्टेशन हो और उसे और विक्टिम्स को कन्विंस कर लेता है कि वो पक्का किसी गवर्नमेंट एजेंसी से ही बात कर रहा है ताकि विक्टिम्स को लगे कि वो कहीं और से बात नहीं हो रही है और उसे वो फिर आराम से उसकी बात को फॉलो करता है। और एक बार जब कोई विक्टिम्स वो स्कैमर्स के झांसे में आ जाता है और उसके चक्कर में वो उसे पैसे दे देता है तो उसके बाद वो स्कैमर्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। वो फिर उनका कोई भी एविडेंस उनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। और एक बार जब कोई विक्टिम्स उसे पैसे का ट्रांजेक्शन कर देता है उसके बाद उस विक्टिम्स को काफी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यहाँ सवाल यह उठता है कि स्कैमर्स के पास हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारा फोन नंबर, हमारा अकाउंट नंबर या फिर हमारे बारे में डेटा उनके पास कहां से पहुंचता है, हमारा नाम वो कैसे जानता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, सिंपल सा जवाब है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हम लोग जब कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं पर भी मॉल जाते हैं, कोई बड़ी शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग करते हैं तो उस समय बिलिंग करने के लिए जब हम बिल काउंटर में जाते हैं तो वो हमसे फोन नंबर मांगते हैं। जब वो फोन नंबर मांगते हैं तो हम आराम से अपना कॉन्टैक्ट डिटेल उसे आराम से दे देते हैं। उसके बाद वो फोन नंबर उस मॉल के पास हमेशा के लिए सेव हो जाता है। हमारे देश में इतनी टेलीकॉम्स कंपनी है, इतने बैंक्स हैं, इतने सारे ऑफिसेस हैं जहां पर कहीं ना कहीं हमारा फोन नंबर आज रजिस्टर्ड है और वहां प्रेजेंट है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जिस बैंक अकाउंट में आपका खाता भी नहीं है वहां के स्टाफ आपको फोन करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, आप खरीदेंगे।
ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? आप जिस बैंक अकाउंट में कभी गए नहीं हैं और वहां के बारे में आप कुछ जानते भी नहीं है, उस बैंक का स्टाफ आपको फोन करके बोल रहा है कि आप हमारे बैंक में आइए और हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए। ऐसा पॉसिबल कैसे है? इसका सिंपल सा जवाब है कि वो बैंक किसी और बैंक के पास जाता है जहां आपका अकाउंट पहले से रजिस्टर्ड है और उस बैंक से आपका डेटा लाता है और डेटा को सेव करके फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट करता है। मतलब ये खेल चल रहा है आपका डेटा का। मतलब आप जो डेटा उपयोग करते हैं, आप जो डेटा कहीं डालते हैं, उसका काफी वैल्यू है आज के मार्केट में। और इसी तरह से स्कैमर्स भी कहीं जाकर के कहीं से भी वो अपने आपके डेटा को खरीदता है और खरीदने के बाद फिर वो उस डेटा का मिसयूज करता है। चलिए हम समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट जैसे प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे इसका पहला उपाय है कि आप इसके बारे में जानें और इसे जानने के बाद आप इससे हमेशा के लिए सावधान रहें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, कस्टम्स हो, ये कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी कभी भी आपके साथ किसी भी बैंक ट्रांजेक्शन के बारे में, बैंक अकाउंट के बारे में, आधार कार्ड के बारे में कोई भी डिटेल्स नहीं मांगती है। अगर कभी कभी आपके पास ऐसे फेक कॉल्स आते भी हों या फिर कोई ऐसे साइबर क्राइम्स वाले कॉल आपके पास आते भी हो, तो उस समय उनकी बातों को सुन के आप प्रेशराइज ना हो, उनके दबाव में ना हो। बिल्कुल आप उनकी बातों को सही से सुने और हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। उनकी बातों में फंसकर उनकी बातों में उलझे नहीं और हमेशा उस सिचुएशन में हमेशा कूल रहें। अगर आपके पास ऐसे कोई फेक कॉल आते हैं तो उस कंडीशन में इसे जांच करने के लिए जरूर ओरिजिनल एजेंसी के पास जाएं और इसके बारे में बात करें। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने पर्सनल डेटा जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, फोन नंबर है, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल किसी अनजान लोगों के पास किसी अनजान सिचुएशन में या फिर कहीं और जल्दी शेयर ना करें। बहुत जरूरी होने के बाद ही किसी को ये शेयर करें, वरना आपका डेटा का मिसयूज किस प्रकार हो सकता है आप इसका विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी व्हाट्सएप, स्काइप जैसे वीडियो कॉल्स को अपने कॉन्वर्सेशन के रूप में कहीं भी यूज नहीं करती है। वो यूज करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को, अपने पोस्टल एड्रेस को। अगर आपको लगे कि आपके साथ ऐसा साइबर क्राइम्स हो रहा है तो उस समय आप तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर क्राइम्स विंग में जाकर तुरंत रिपोर्ट करें। अगर कोई आदमी या कोई भी इंसान डिजिटल अरेस्ट का शिकार होता है तो उस समय तुरंत उनका पहला काम होता है कि वो अपने बैंक अकाउंट को तुरंत जाके फ्रीज करे, ताकि वो फर्दर जो आने वाले ट्रांजेक्शन हैं वो उनका रुक जाए। अगर आप उस कंडीशन में आपने कोई पेमेंट कर दिया है या फिर आपके पास कोई मैसेज है तो उस कंडीशन में उन सब ट्रांजेक्शन डिटेल्स को, उन सब मैसेज को, उन सब कॉल रिकॉर्डिंग को अपने पास सेव रखें, ताकि उसका उपयोग बाद में एज ए एविडेंस के तौर पर किया जा सके। कुछ दिन पहले ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले सामने आए थे। उसमें हैदराबाद के एक आदमी जिनका उम्र लगभग 80 साल था, उस आदमी को यह बात कहा गया था कि आपका आधार नंबर ड्रग पैडलिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, और उसके बाद उस इंसान से लगभग 2 करोड़ रुपये उनसे निकलवा लिए थे। ऐसा ही एक मामला हैदराबाद के एक औरत के साथ हुआ था जिसका उम्र लगभग 85 साल था, और उस कंडीशन में उससे लगभग 6 करोड़ रुपये उस औरत से निकाल लिए थे। भारत में डिजिटल अरेस्ट के केस काफी हाई स्पीड से बढ़ती जा रही थी, और उसी के साथ भारत की होम मिनिस्ट्री के साइबर विंग ने इस बात का पता लगा लिया है कि आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट के केसेस पूरी दुनिया में कहां से हो रही है। पता लगाने के बाद ये पता चला है कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस जैसे देश इन सब का केंद्र बना हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि लगभग 45,000 सिम कार्ड इंडिया से कंबोडिया और म्यांमार भेजे गए थे, ताकि विक्टिम्स को ये संदेह ना हो कि वो कॉल कहीं विदेश से आ रहा है और इससे वो आराम से स्कैमर से झांसे में आ सके। और एक बार जब इस सिम कार्ड का यूज कर लेते थे उसके बाद वो स्कैमर्स लोग इस सिम कार्ड को डीएक्टिवेट कर देते थे, ताकि किसी को ये इस बात का संदेह ना हो। स्कैमर्स डिजिटल अरेस्ट के जरिए लगभग हर रोज 6 करोड़ रुपया को निकलवा रहे हैं, और मतलब साफ है कि इस साल 2024 में अक्टूबर मंथ के एंड तक लगभग 2140 करोड़ रुपये वो डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से इंडिया से वो लूट चुके, और आज तक लगभग 32,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस, डिजिटल अरेस्ट के केस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अगर हमारे देश में इस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं या फिर साइबर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस कंडीशन में साइबर विंग ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1930, जिसके ऊपर कोई भी आम इंसान उसे डायल करके इमरजेंसी में कॉल कर सकता है, और हो सके तो वो ऑनलाइन अपना केस भी रजिस्टर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने CERT इंडिया का एक पोर्टल लॉन्च किया है, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, जिसका मेनली काम होता है हमारे देश के साइबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उसे काफी स्ट्रेंथ देना। इसके साथ ही वो इस बात का ध्यान रखे कि हमारे देश में जितने भी साइबर प्रॉब्लम हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं और उसे कौन ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए आप में से किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो तो सबसे पहले आप इमरजेंसी नंबर पे कॉल करें, उसके बाद ऑनलाइन FIR भी दर्ज कर सकते हैं।
अगर आप में से किसी के साथ ऐसी घटनाएं हो जिसमें स्कैमर्स आपसे पैसों की मांग करें या फिर आपके पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार नंबर, फोन नंबर ऐसे मांग करें, तो उस समय आप सावधान हो जाएं और इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे उसको ये मौका मिले और आप उसे प्रेशर में आ सकें। तो उस कंडीशन में आप समझदारी से काम लें, उसके बाद ही कोई कदम उठावें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में जानकर सावधान हो सके। धन्यवाद।